हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 1 अगस्त और हम 1 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तीव्र गश्ती पोत अटल का जलावतरण किया है? हाल ही में किस राज्य ने भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तीव्र गश्ती पोत अटल का जलावतरण किया है? तो ये किया है गोवा ने। किस राज्य ने किया है? गोवा राज्य ने। भारत ने अपनी तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया और गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण किया है। ये पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा वास्को डी गामा निर्मित किया गया है और 8 अत्याधुनिक FPV श्रृंखला से यह छठा पोत है। ये जलयान रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो ये 52 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है और इसका वजन लगभग 320 टन है और इसकी संरचना इसे तेज और फुर्तीला बनाती है, जो तटीय सुरक्षा अभियानों के लिए उपयुक्त है। अटल को तटीय गश्त, द्वीप सुरक्षा, अपतटीय परिसंपत्ति रक्षा, तस्करी विरोधी, समुद्री डकैती रोधी और खोज व बचाव अभियानों के लिए तैयार किया गया है। बात करें इसकी डिज़ाइन की, तो ये GSLV यानी गोवा लिमिटेड शिपयार्ड के द्वारा विकसित किया कि जो इसकी डिज़ाइन है वो अत्याधुनिक नौसैनिक वास्तुकला का उदाहरण है, जो गति और स्थिरता दोनों को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने किस मिसाइल का लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया है? DRDO ने किस मिसाइल का लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है परले का। किस मिसाइल का? परले मिसाइल का। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 28 और 29 जुलाई 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से परले मिसाइल के 2 लगातार सफल परीक्षण किए हैं। परले मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित की गई ठोस ईंधन आधारित अर्ध प्रक्षेपी मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह उच्च सटीकता वाली मार्गदर्शन प्रणाली की और बहु वारहेड क्षमता है। इसके अंदर स्वदेशी विकास और औद्योगिक भागीदारी, ये इन विशेषताओं से परिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के अंदर 8.7 तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप आया है? हाल ही में किस देश में 8.7 तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप आया है? तो ये आया है रूस के अंदर। कहाँ आया है? रूस में। भूकंप का उपकेंद्र और तीव्रता, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहले इस भूकंप की तीव्रता 8 दर्ज की थी, जिसे बाद में 8.7 कर दिया और ये पिछले कई दशकों में इस क्षेत्र में आया हुआ सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है। बात करें गहराई की, तो ये 9.3 किलोमीटर यानी कम गहराई, जिसे पुरानी सुनामी का खतरा अधिक होता है। स्थान, तो ये पेट्रोपाव्लोव्स्क कमचात्स्की से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी ये शहर आवासा में पर स्थित है और यहाँ लगभग 1.60 लाख लोग रहते हैं। राज्यपाल व्लादिमीर सोलोडोव ने इसे दशकों के सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया और स्थानीय अधिकारियों ने कुछ इमारतें जैसे कि एक बालवाड़ी, किंडरगार्टन को नुकसान की सूचना दी और हालांकि इसे बड़े पैमाने पर विनाश नहीं हुआ था। हाल ही में ICC रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 T20 बैटर कौन बने? हाल ही में ICC रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 T20 बैटर कौन बने? तो ये बने अभिषेक शर्मा। कौन बने? अभिषेक शर्मा।
अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट में नंबर 1 बैटर बनने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव है। अभिषेक के 829 अंक है और ट्रेविस हेड के 814 अंक है। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में चोट के बावजूद 50 बनाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उनके भी 776 अंक के साथ ICC टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 8वें स्थान से 7वें स्थान पर आ गए हैं और इंग्लिश बैटर जो रूट इस लिस्ट के अंदर टॉप पर कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो किया है निखिल रविशंकर को। किसको किया है? निखिल रविशंकर को। एयर न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के कार्यकारी निखिल रविशंकर को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और ये 20 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे और ग्रेग फोरन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? ग्रेग फोरन का। और वर्तमान के अंदर जो निखिल रविशंकर है वो एयर न्यूजीलैंड के मुख्य डिजिटल अधिकारी है और पिछले लगभग 5 वर्षों से एयरलाइन से जुड़े हुए हैं। एयर न्यूजीलैंड की बोर्ड अध्यक्ष डैम थेरेसे वॉल्स ने निखिल रविशंकर की नियुक्ति को एयरलाइन के लिए गति और नवाचार का एक निर्णायक क्षण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय सिंघल को। किसको किया गया है? संजय सिंघल को। वर्तमान में BSF में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत सिंघल 1 सितंबर 2025 को SSB का कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक रहेगा, जो भी पहले रहेगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1993 में देश के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस IPS अधिकारी संजय सिंघल को SSB के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है और SSB गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र बलों में से एक है जो नेपाल और भूटान से लगती भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। एयर मार्शल S शिव कुमार जो वायुसेना मुख्यालय में AO बने थे और जसवीर सिंह मान पश्चिमी कमान में वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी भी बने थे और नर्मदेश तिवारी को वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया था। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनंत अंबानी को। किसको किया गया? अनंत अंबानी को। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 25 फरवरी 2025 को अनंत अंबानी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, जो कि शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है और ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्नातक अनंत अंबानी पहले से ही IIL के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे थे और ये नियुक्ति उनके अंबानी परिवार की दीर्घकालिक उत्तराधिकारी योजना का हिस्सा है। अनंत अंबानी 1 मई 2025 से आगामी 5 वर्षों के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे और वे मई 2022 से जियो प्लेटफॉर्म्स और सितंबर 2022 से रिलायंस फाउंडेशन और जून 2021 से रिलायंस न्यू एनर्जी व रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के निदेशक मंडल में भी शामिल थे। उनके नेतृत्व का जो मुख्य फोकस है वो डिजिटल सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और परोपकारी कार्यों पर रहेगा। तो असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी सुकन्या सोनीवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया था और उन्होंने राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भी चुना गया था और सुकन्या सोनीवाल को 2025 से 27 के लिए 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में चुना गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट परियोजना शुरू की है? हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट परियोजना शुरू की है? तो ये की है चिनाब नदी पर। कहाँ की है? चिनाब नदी पर।
भारत सरकार ने चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट पन बिजली परियोजना शुरू की है। और सावलकोट पन बिजली परियोजना ये जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई जाएगी। और ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में शुरू किए जाएंगे। साल 1984 के अंदर प्रस्तावित ये जो प्रोजेक्ट हुआ था ये पाकिस्तान की आपत्तियों के चलते रुका हुआ था। अब भारत ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालते हुए इस पर काम शुरू कर दिया और इस प्रोजेक्ट को से हर साल करीब 7,995 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी, जिससे उत्तर भारत में बिजली की कमी होगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट है ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा 113 महीनों के अंदर पूरा किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री का निधन हो गया है? हाल ही में किस भारतीय मूल के ब्रिटिश अधिकारी का निधन हो गया है? तो ये हो गया है मेघनाथ देसाई का। किसका हो गया है? मेघनाथ देसाई का। 29 जुलाई को भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन हो गया। देसाई ने 1965 से 2003 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ाया है और वे 1971 में लेबर पार्टी से जुड़े थे और 1991 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी बनाए गए थे। वे मानव विकास सूचकांक बनाने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे और उन्होंने करीब 30 किताबें लिखी है। देसाई को 2008 के अंदर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और इनके प्रयासों के चलते लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और 10 जुलाई 1940 को गुजरात के वडोदरा शहर में जन्मे देसाई ने मुंबई यूनिवर्सिटी शास्त्र में BA MA और 1960 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में PhD किए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।